हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी टाइम से 29 जुलाई को ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत। ठीक है। 29 जुलाई को ये प्रोड्यूस हुई, ये इंट्रोड्यूस करी थी 2020 को। ठीक है। देखो, ये पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी आना बहुत जरूरी था। पुरानी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, और उसके बाद में 1986 में आई, और उसके बाद में इस 1986 वाली में थोड़े बहुत चेंजेस 1992 में किए गए। नई शिक्षा नीति है ये। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय, इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, 2020। 1968 में जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। और जब 1986 में इसको अडॉप्ट किया था, तो राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है। और उसके बाद जब 1992 में इसका थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए गए थे, तो तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तीनों पॉलिसी जो आई वो कांग्रेस के टाइम की थी। उसके बाद से अगर ये नई पॉलिसी की मैं अगर बात करूं, इसको इंट्रोड्यूस होने में 34 साल लंबा इंतजार करना पड़ा हम लोगों को। 34 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, आफ्टर 34 ईयर्स, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टाइम है। इस टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। इस टाइम में वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम जिसको बोल सकते हो, वो बिल्कुल चेंज हो गया। इंडिया ने देर कर दिया आते आते, लेकिन एक वेलकम स्टेप माना जाएगा, क्योंकि इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है इस पॉलिसी में, खासकर, है ना, एजुकेशन स्तर पे। ठीक है, तो मैं कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को इसको बताते रहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका जो एम क्या है, तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 with the aim to of several changes from लिख लेना इसको, फ्रॉम स्कूल सिस्टम टू कॉलेज सिस्टम। बहुत सारे चेंजेस किए गए। इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ये इसका एम रखा गया है भाई। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। ठीक है। और इसके तहत ये जो है चेंज हो गया भाई, नाम भी। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लेना। एचआरडी मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री खत्म हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एमओई हो गया। पहली दो 1968 और 1986 में आई थी। ठीक है। तो बात करते हैं भाई, इसके प्राइमरी लेवल की बात करें, दो लेवल में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पे डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा हायर एजुकेशन। प्राइमरी कह लो और थोड़ा बहुत जूनियर हाई स्कूल वगैरह 12th क्लास तक का, और ये हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। दो तरीके से इसको डिवीजन डिवीजन किया गया है। इसका दोनों तरीके समझ लेते हैं ना। पहले मैं तुमको प्राइमरी के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। प्राइमरी का बड़ा बड़ा बुरा हाल रहा है हमारे यहाँ पे +2 वाली अप्रोच चलती है। ठीक है, जिसको अब चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है ना। इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका मतलब क्या एक्चुअल में ना। ये 1986 में थी। 1986 में जो अप्रोच हमने अपनाई थी, वो 10+2 की थी। ठीक है, ये 10+2 ईयर्स में है, इनको ईयर्स में मानो, है ना, सालों में है ये। तो 10 साल अलग और 2 ईयर्स अलग, ये इस तरीके से दो ग्रुप बना दिए जाते थे। और ये 10 साल वाला जो ग्रुप है, इसमें आते थे 6 से 16 साल तक के बच्चे। ठीक है, और इसमें 16 से 18, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पहले उस टाइम पे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरीके से किया गया है। 5 ईयर्स एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, फिर 3 ईयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, फिर 3 ईयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर 4 ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप है यहाँ पे। ये 3 से 8 साल के बच्चों का है, 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। और ये 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो ये चेंज क्यों जरूरी था, क्या मतलब पड़ गया, इसको क्यों चेंज करना है हम लोगों को, तो ये जरूरी था भाई। देखो, यहाँ पर इन्होंने दो तरह से इसको डिवाइड किया है। 2+3 के कॉम्बिनेशन में इसको डिवाइड किया गया है। इसको प्ले स्कूल वाला अलग ग्रुप रखा गया है, और फिर उसके बाद किडिंग गार्डन और 1st क्लास वाले बच्चे जो आते हैं, मतलब यहाँ पे प्राइमरी लेवल तक का मामला इन्होंने रखा है।
है ना? क्योंकि आजकल तो फर्स्ट क्लास तक आना ही बच्चों के लिए चैलेंज हो जाता है, फर्स्ट क्लास आने से पहले ही वो तरह-तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं। तो ये एक लेवल रखा है, इसको नाम जो दिया गया है, वो नाम देखो ये रखे हुए हैं इनके नाम, फाउंडेशन स्टेज है ये वाली, है ना? 8 से 11 वाली जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज है ये और ये मिडिल स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज रहेगी। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल तक जाती है। 9 से 12वीं क्लास तक का एक कॉन्सेप्ट रहता है। 9 टू 12th क्लास। ठीक है? ठीक है भाई? और ये कौन सा रहेगा? 6 टू 8th क्लास। ठीक है? और ये वाला लेवल कौन सा रहेगा? ये रहेगा 2 टू 5th क्लास तक का रहेगा। 3 टू 5th क्लास तक का रहेगा ये। ठीक है? और ये यहाँ तक जो रहेगा ये फर्स्ट सेकंड क्लास तक रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक रहेगा यहाँ पे। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना? तो ये सालों में 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल प्लस 4 साल। इस तरह का इसका चेंज किया गया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं भाई, उनको समझ लेना है ना? उन पॉइंट्स को मैं तुम्हें यहाँ बताता रहता हूँ। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी किस तरीके से है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देखो। एक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर जिसको बोलते हैं ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। कितने बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, ये 100% करना है प्राइमरी एजुकेशन यहाँ के स्तर तक, है ना? हायर सेकेंडरी लेवल तक इसको क्या करना है, 100% करना है बाई 2030। 2030 तक इसको यहाँ इस लेवल तक हमको लेकर आना है। ठीक है? इस बात को समझना है। और 5th क्लास तक का बच्चा जो होगा उसको मदर टंग में पढ़ने की आजादी है। कहने का मतलब क्या है, आजादी का मतलब क्या है कि मदर टंग में पढ़ने क्यों जरूरी है? जैसे यूरोप की स्टडी हुई, यूरोप में ये पता लगा कि मदर टंग में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो अपने 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 स्ट्रक्चर को समझना उनके लिए आसान होता है। ठीक है? तो 6 क्लास से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 6 क्लास से जो है कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोडिंग की क्लासेस जो कि चाइना ने अपनाया मॉडल, ये कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट चाइना ने अपनाया, तो आज देख लो उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है। तो यहाँ 6 क्लास से अब कोडिंग की बात की जाएगी, मैंडेटरी कर रहे हैं, कोडिंग सीखेगा बच्चा 6 क्लास से। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है? और बाकी इसमें एक और पॉइंट है, 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड। ये जो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टार्ट किया जाएगा। प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा बच्चों का। बच्चों के बारे में आइडिया लिया जाएगा, क्या समस्याएं चल रही हैं, किस तरीके से वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो इन पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लेना, है ना? ये सारी चीजें हैं, आपको ऐसे लिखने में भी काम में आ सकती हैं, नॉर्मल भी काम में आ सकती है। तो जो सारे पॉइंट्स थे प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक के, तो वो मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है? 12th क्लास तक का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से रहने वाला है। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें, हायर स्टडीज की बात करें, तो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इयर्स का और 4 इयर्स का प्रोग्राम। ठीक है? 3 इयर्स और 4 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं, आपको पता ही है, जैसे बीटेक कोई कर रहा है, बीटेक करने के वाला बच्चा क्या है, बीटेक वाला बच्चा क्या होता है कि 4 साल लगाता है। और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए बीएससी वगैरह कर रहा है, वो 3 साल में उसको कंप्लीट कर लेता है। तो ये वाली अप्रोच है। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, जैसे ये 3 साल का गैप है, 1 साल 1 साल 1 साल, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। ठीक है? और ये 4 साल का है, तो 1 1 1 1 इस तरीके से। पहले क्या होता था कि अगर छोड़ दिया तो कुछ अचीवमेंट नहीं मिलता था। ठीक है? यहाँ क्या दे दिया, अगर पहले साल के बाद छोड़ देते हो तो तुमको ना एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे पहले साल के बाद अगर तुम छोड़ते हो, सेकंड ईयर में आते हो, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर छोड़ते हो तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा। ठीक है? वही केस इसके साथ रहेगा। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो डिप्लोमा का केस, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हायर डिप्लोमा, हायर एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपको सेकंड ईयर से स्टार्ट करने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सहायता, इजी एंट्री एंड एग्जिट है इसमें, है ना? इजी एंट्री एंड एग्जिट ये बनाया हुआ है इन्होंने, इजी एंट्री एग्जिट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से चल सकते हो। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है उसमें, एजुकेशन पॉलिसी में इजी एंट्री और एग्जिट दिया हुआ है। आसानी से प्रवेश, आसानी से छुटकारा भी मिल जाएगा, है ना? पहले क्या होता था कि अगर पढ़ने बैठ गए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती थी, है ना? पूरा नहीं कर पाए, छूट गया बीच में तो छूट ही गया, फिर बीच में वो फिर उसको पूरा कहाँ कर पाते थे। ठीक है? एक इसमें
जो बन रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी, मेरू इसका नाम दिया गया है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट है ये, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट, ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, विभिन्न विभिन्न डिसिप्लिन के लिए एक ही बना दी गई है ना, मेरू, भिन्न भिन्न डिसिप्लिन के लिए एक ही बना दी जाएगी, एक डिसिप्लिनरी बॉडी बना दी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज इसमें और एक और याद रखना, एमएड जो है ना, एमएड डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसका क्या मतलब है, एमएड डिसकंटिन्यूड का मतलब है एमएड आज के बाद मैं यहाँ पे कट मार देता हूँ इस पे ना, एमएड नहीं होगी अब, ठीक है, याद रखना इस चीज को, एमएड खत्म कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें पता है, एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। समझ लेना इन सब चीजों को, ये पॉइंट्स हैं, अपने हिसाब से इनको लिखते रहना है ना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी बस यही, ठीक है, HECI नाम से इस बॉडी को बनाया जाएगा। इसके अंदर सब आएंगे, इसके अंदर बस कौन कौन से नहीं आएंगे ध्यान रखना, मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएगी इसके अंदर, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। इसके अंदर मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, है ना, ये इसके अंदर नहीं है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ये नहीं है, ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे लिख लो, ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 जो है, ये किसकी सिफारिश पे आई है, ये ध्यान रखना आपको। क्या नाम है उनका, इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं के कस्तूरी रंजन, इनकी सिफारिश पे ये इस कमेटी को हेड कर रहे थे, है ना। 2017 में ड्राफ्ट बनाया था, 2019 में इन्होंने जमा कर दिया था उस ड्राफ्ट को। तो के कस्तूरी रंजन जो है, इनकी सिफारिश पे ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, देखो, एम्फेसिस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशन स्ट्रीम्स इन स्कूल्स, यानी कहा ना कि इजी तरीका हो गया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है, आपको क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, लेकिन हाँ ये जरूरी है। हम लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को हमने अपनाने की कोशिश की है यहाँ पे, वहां पे यहाँ पहले से ऐसा होता आया है हर जगह पे, ठीक है, वो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को चेंज करते गए, तो हम नहीं कर पाए, ठीक है। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग, ये मैंने बता दिया आपको, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना जरूरी है, यूरोप का मॉडल है ये। ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये भी आया, देखो 2030 में जो जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड वाली डिग्री होगी। इसके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने बताया है कि ऐसा हो जाएगा उस टाइम पे, टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ेगी एजुकेशन में, ठीक है, जब आप पढ़ा पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं एजुकेशन इन इंडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है सभी लोगों को। देखो डीपीएसपी में इसके बारे में बात हुई है, अपने डीपीएसपी कौन से में आते हैं, पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 45 और 39F, आर्टिकल 45 और 39F दो आर्टिकल हैं। इसमें क्या है, स्टेट फंडेड, इनके बारे में बात हुई है एजुकेशन का, स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल, ये वाला जो आर्टिकल है इनमें यही बात की गई, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में एजुकेशन किस तरीके से, इसका बैकग्राउंड किस तरीके का है। फिर दूसरी चीज, 42nd अमेंडमेंट आया, तो ये जो एजुकेशन जो पहले थी, एजुकेशन थी पहले स्टेट लिस्ट में, पहले किस में थी, स्टेट लिस्ट में थी, फिर कहाँ आ गई, कॉन्करेंट में आ गई, स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट कौन सी होती है, राज्य सूची होती है, और ये समवर्ती सूची होती है। अब एजुकेशन किस में आती है, समवर्ती सूची के अंदर आती है ना, ये हमारी राज्य की सूची होती है।
ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, छोटी-छोटी सी है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में जो आया था, इसके थ्रू ये काम हुए थे सारे के सारे, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी समझ लो, ठीक है। 82nd अमेंडमेंट जो आया, 86th अमेंडमेंट आया था इन 2002, ठीक है। इसके तहत क्या बना था भाई, 21 A आर्टिकल बना था, ठीक है। ये जुड़ा था इसके अंतर्गत। राइट टू एजुकेशन आया फिर इसके बाद में, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, है ना। राइट टू एजुकेशन आया था। अब आया राइट टू एजुकेशन, सबको पता होना चाहिए, 2009 में 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है इसमें, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद में मेजर जो आया है चेंज, वो यही आया है अब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं हर चीज आपको क्लियर कर पाया, जितनी जरूरी है ना। ऐसे तो वो ड्राफ्ट है पूरा, पढ़ लो उसको, बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसमें से निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। इंडिया का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दिया किस तरीके से चला है। तीन पॉलिसीज आ चुकी हैं, 1968 में आई है, 1986 में आई है, और अब ये 2020 में आई है। 34 साल के लंबे गैप के बाद इसमें चेंज हुआ था 1992 में। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, लिखने के काम में आती है, कभी कभी समझने एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, प्री में भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।